हेलो यूवर, इस वाली वीडियो में करने वाले हैं ब्रेक डाउन ऑफ द हेवेंस के एपिसोड 168 का, जहाँ पर कि ज़ियाओएन बोधिसत्व ट्री के अंदर जाएगा, वहाँ पर डाओडियो को देखेगा। बोधिसत्व सैंड जो तुम लोग कह सकते हो, जो कि ट्री की एक सोल की तरह है, उनसे भी वो मिलेगा और यहाँ पर ज़ियाओएन कल्टीवेट करेगा हजारों सालों के लिए, जिसमें कि वो दोज उनके 9 स्टार्स और दोज उनके 9 स्टार की पीक यानी कि 9 चेंज पीक पर पहुंच जाएगा और उसकी फाइट हुन यू और ज़्यू फेंग के साथ एक साथ होगी। लेकिन ज़ियाओएन काफी पावरफुल हो चुका है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोनों के दोनों उनकी फाइट पूरी की पूरी देखेंगे। एक एक करके इन चार चीजों को देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ज़ियाओएन जैसे ही अंदर पहुंचता है बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के, तब वहां पर क्या होता है। ज़ियाओएन जो रहता है वो अपने आप को पाता है एक दुनिया में जो कि व्हाइट लाइट से भरी हुई, उसके अराउंड कोई भी नहीं था। उसकी मेमोरीज जो रहती है पूरी उथल पुथल में फैली हुई थी, लेकिन उसको दिखाई देती है रिंग लाइट की और वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। एकदम से उस सीन रहता पूरा बदल जाता है और वो एक बहुत बड़े ग्रासी प्लेन्स में देखने के लिए मिलता है, जो कि वेस्टर्न एशियन रीजन का था। हालांकि वो कंफ्यूज था, लेकिन वो जो जगह रहती है वो उसको फैमिलियर लग रही थी। फिर एकदम से बहुत भयानक वाली दहाड़ जो रहती है पूरे में गूंज जाती है और एक टाइट जो रहती है ब्लड कलर के बीस्ट के रेड कलर की, वो उसकी तरफ आ जाती है। अब जैसे ही जो ज़ियाओएन रहता है अपने एक हैंड को हिलाता है, ज़ियाओएन जो रहता है काउंटलेस बीस्ट को तबाह कर देता है। उसको पता लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ तो शायद लाखों गुना बढ़ चुकी है। उसको लग रहा था कि मान के लो वो लेजेंडरी डाओशिंग लेवल पर पहुंच चुका हो, जिसका वो बस सपना देखता हुआ आ रहा था आज तक। इस चीज को देखकर वो खुशी के मारे पागल हो जा रहा था। पूरी बीस्ट टाइड को एफर्टलेसली खत्म कर देता है। लेकिन ये जो पावर रहती है उसने अवेकन कर दिया था एक डीप मर्डरस इंटेंट उसके अंदर, जिसमें कि वो सबको मारना चाह रहा था। उस इल्यूजन में वो हुनियू से भी मिलता है और बाकियों से भी मिलता है और उनको क्रश कर देता है बिना किसी मर्सी के। अभी ये रियल फाइट नहीं है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ पर ये इल्यूजन वाली फाइट है। इसमें कि ज़ियाओएन डाओशिंग की स्ट्रेंथ को रखता है। वो जो स्पेस रहती है पूरी सील कर लेती है अपने आप को, रिड्यूस हो जाती है ब्लडी रिमेन्स के बराबर, जैसे कि यहाँ पर खून के अलावा कुछ होना। उसको लग रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ जब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो हॉलो सोलो यहाँ तक कि हुन क्लैन को भी हरा सकता है। उसकी वजह से उनका किलिंग और ज़्यादा डांस हो जाता है, जिस टाइम पर वो सारे लोगों को स्लॉटर कर रहा था जो भी उसके रास्ते में आ रहे थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वो जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है, उसकी स्टोरेज रिंग में से ठंडी चीज निकलती है और पूरे उसके माइंड में फैल जाती है और जितनी भी मेमोरीज होती हैं उसको क्लियर कर देती है। जो ब्लड रेड कलर की धुन थी उसकी आंखों के सामने वो आ जाती है एकदम से और फिर वो गायब हो जाती है। ज़ियाओएन को रियलाइज होता है वो ट्रैप हो गया था एक टेरिफाइंगली इलास्टिक इल्यूजन में, जो कि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री ने बनाया था। अगर बोधिसत्व सीड की हेल्प नहीं होती ना, तो वो ऑलरेडी अपनी सोल को बाकियों की तरह खो चुका होता। इल्यूजन यहाँ पर खत्म होता है। ज़ियाओएन पाता है अपने आप को एक छोटी सी एमरल्ड ग्रीन बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के सीड के पास में, जो कि बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स को छोड़ रहा था। उसके अंदर से निकलती है लाइट क्लस्टर, जो कि ज़्यूनर्स, हुनियू और बाकियों को दिखाता है, जो कि अभी भी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। इस चीज को देखकर ज़ियाओएन गुस्से में आ जाता है, अपनी हेवनली फ्लेम को तोड़ता है और आंसर्स को डिमांड करता है। ट्री जो रहता है वो उसको एक विजन दिखाता है ब्लैक कलर के पहने हुए कपड़े का, जिसमें से सुप्रीम पावर निकल रही थी, जो कि थी एक एंशिएंट डाओडी की। उसकी जो सिर्फ इमेज भरी थी ना, उसकी वजह से ही ज़ियाओएन की पूरी सोल हिल जाती है। उसको समझ में आता है कि ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है तो है क्या भला, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी चीजें दिखा रहा है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल में कर सकती है। ज़ियाओएन को देखने के लिए मिलती है एक एंशिएंट बैटल, जो कि होती है बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के बीच में और उस डाओडी के बीच में। फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी, पूरा आसमान तक उससे हिल जा रहा था। एकदम से उसको रियलाइज होता है कि एक और मिस्टीरियस डाउडी वहां पर आ जाता है, जो कि ट्री के साथ में आ जाता है फाइट करने के लिए, जिससे कि जो ब्लैक क्लॉथ डाउडी रहता है पूरे के डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जिस मूवमेंट पर वो बनने वाला था उसके जो नेगेटिव इमोशंस रहते हैं बोधिसत्व एंशिएंट ट्री में आ जाते हैं और उसको करप्ट वो करते जा रहे थे, कुछ हद तक करते हुए इतने ज्यादा सालों में। इससे पता लगता है कि जो ट्री रहता है वो इतना ज्यादा डेंजरस सॉल्यूशंस को क्यों बना रहा है। ज़ियाओएन को फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है डायरेक्टली ट्री से। उसको पता लगता है कि वो प्री हिस्टोरिक टाइम से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कभी फुल इंटेलिजेंस नहीं आई है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए फंक्शन करता है। अपने आप को डिफेंड करता है और अगर जरूरत पड़ती है तो जहाँ से चला भी जाता है। जो नेगेटिव इमोशंस थे फॉलन डाउडी के, वो ट्री के अंदर इमर्ज हुए थे और वो बना रहे थे ईविल स्पिरिट को उसके अंदर। इसेंशियली जो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है उसके पास में अब दो स्पिरिट्स थी, एक तो खुद की थी और एक करप्टेड डार्क वन थी जो कि उस डाउडी की थी। जो ट्री रहता है उसके ज़ियाओएन को शो करता है कि उसको उसकी हेल्प चाहिए उस ईविल को हटाने में। जो ज़ियाओएन रहता है वो स्टन रह जाता है। वो सोचता है कि ऐसी पावर डाउडी से आती है जिसके आगे वो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ट्री रहता है रिवील करता है कि उसका मेथड क्या है। तो बोधिसत्व सीड रहती है जो कि ज़ियाओएन ने रिफाइन करी है हेवनली फ्लेम से, उससे वो उसको प्योरीफाई कर सकता है। इस चीज को सुनकर तो वो शॉक रह जाता है। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री प्रोड्यूस करता है 24 प्योर बोधिसत्व सीड्स, जो कि ऐसा ट्रेजर था जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स को ब्रेक थ्रू करवा सकता था डाओशिंग लेवल पर। हालांकि जो ज़ियाओएन रहता है उसको बहुत दर्द होता है इस चीज को सुनकर कि उसको इतने प्रीशियस आइटम्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हामी
भर देता है। वो रिफाइन करता है एक बॉयस बट सीड को हावली फ्लेम से। वो जो प्रोसेस थी वो बहुत डिफिकल्ट थी और उसमें ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ चली जा रही थी। अब करीब 1 घंटे तक करने के बाद जो सीड रहती है वो प्योर रिफ्रेशिंग एनर्जी में बदल जाती है, जो कि ट्री के अंदर जाती है और फोर्स कर रही थी उस फेंट ब्लैक वेपर को उससे बाहर निकलने के लिए, जिससे कि जो इविलनेस रहती है वो खत्म होती जा रही थी। अभी ज़ाउन पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए वो रुकता है। ट्री उसको फिर एक फ्यूटन देता है प्योर एनर्जी का, जिससे कि वो रिकवर हो सके। ज़ाउन फिर से बैठ जाता है और लहर दहर लहर करके जो एस्टोनिशिंग लाइफ फोर्स रहती है उसकी बॉडी के अंदर से निकलती जा रही थी और उससे जो स्ट्रेंथ रहती है और यहाँ तक कि उसका जो कल्टीवेशन रहता है वो भी बढ़ता जा रहा था। ज़ाउन जो रहता है उस फ्यूटन के ऊपर बैठा हुआ था, पॉजिटिव ट्री बनाया था और प्योर लाइफ एनर्जी को करता जा रहा था एब्सॉर्ब। उसकी वो डॉक्यू रहती है सिर्फ रिकवर नहीं होती बल्कि वो ग्रो भी करती जा रही थी। उसकी जो बॉडी कैपेसिटी रहती है डॉक्यू को होल्ड करने की वो भी एक्सपेंड होती आई थी। उसको रियलाइज होता है कि ये जो ट्री है वो एंडलेस फाउंटेन की तरह पावर की, जितना चाहे उसको चूज सकता है और अपनी पावर को बढ़ा सकता है, जिससे कि यहाँ पर जो कल्टिवेटर्स रहते हैं वो बॉटल नेक्स को भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि डाओशेंग में पहुंचने के लिए होता है। जो ट्री रहता है उससे रिक्वेस्ट करता है कंटिन्यू रखो। हालांकि टास्क बहुत ज्यादा खतरनाक था और बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग भी था, लेकिन जो बेनिफिट्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़िया थे। इसलिए हर बार जब भी ज़ाउन किसी सीड को रिफाइन करता अपनी हेवली फ्लेम से, उसमें प्योर एनर्जी निकलती जो कि प्यूरिफाइड एनर्जी थी ट्री से और वो उसको स्ट्रेंथन करती जा रही थी। बहुत सारी बार ट्री जो रहता है वो भी अपनी डॉक्यू को बढ़ता जा रहा था। जब भी वो खत्म हो जाती, जो रिफाइनिंग प्रोसेस रहती है वो उसको और ज्यादा स्मूथ कर देता है ज़ाउन को फिर से एनर्जी को देकर। उतने टाइम में जो ज़ाउन रहता है वो रिफाइन करता जाता है सीड्स को, और काउंटलेस जो एक्सपर्ट्स रहते हैं बाहर की दुनिया में जो कि उसको मार सकते थे वो बस इस ट्री की तरफ देख रहे थे। इवेंचुअली जो सीड्स रहती हैं वो उसको बिल्कुल और नहीं लगती हैं, क्योंकि जो प्रोसेस रहता है वो रूटीन की तरह बन गया था। फाइनल वाली को रिफाइन करने के बाद वो देखता है कि जो ब्लैक वेपर रहती है वो डिसअपियर हो रही है वॉइस ऑफ ट्री से। उसका जो ऑरा रहता है वो कंप्लीटली पीसफुल, डिवाइन और रेडिएंट हो गया था, जैसे कि मान के चलो वो कोई गॉडली बीइंग हो और उसके अंदर कोई भी इविलनेस नहीं बची थी। ट्री जो रहता है वो खुश हो जाता है, अपने हेड को ब्रश करता है अपनी ब्रांच के साथ में। अभी जो ज़ाउन रहता है वो तो बहुत बुरी तरीके थक गया था, इसलिए जैसे ये सब कुछ खत्म होता है वो हाल के हाल हो जाता है। उसी मोमेंट पर जो ट्री रहता है उसको रैप कर लेता है अपनी एमरल्ड लाइट में और मर्ज कर देता है उसको उसकी ट्रंक के साथ में एक स्टैचू की तरह। उसी दौरान जो वॉइस ऑफ ट्री रहता है वो रिपल्स छोड़ता है, जिससे कि स्पेशल होल्स खुलते हैं और जो ज़्यूनर रहती है हुनियो रहता है उन सबको बाहर फेंक देता है। वो पूरी तरीके से हिल गए थे जब उनको पता लगता है कि जो भी वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे वो बस इल्यूजन था। अब जो ज़्यूनर रहती है वो ज़ाउन को देखती है अंदर, इसलिए वो घबरा जाती है। हालांकि जो गू कुंग यांग रहता है वो उसको काम करता है, कहता है कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। एंशिएंट रिकॉर्ड के हिसाब से जो वॉइस ऑफ ट्री रहता है उसके अंदर 3 ट्रेजर्स होते हैं, वॉइस ऑफ हार्ट, वॉइस ऑफ सीड और एबिलिटी एक्सपीरियंस करने की रीइंकार्नेशन को, जिससे कि जो पूरी दुनिया रहती है उसको वो समझ सके। यानी कि ज़ाउन उसी के अंदर पैदा होगा और उसी के अंदर मरता रहेगा और यहाँ पर वो काफी सारे रीइंकार्नेशंस लेगा इस दौरान और काफी सारी चीजों को समझेगा। तो लेजेंड्स वो क्लेम करते हैं कि जो मिस्टीरियस रास्ता रहता है वो किसी को लेजेंडरी डाउडी रियल्म तक भी पहुंचा सकता है। तो क्या यहाँ पर ज़ाउन डाउडी बन जाएगा इसके अंदर? जो ट्री रहता है वो उसको हेल्प कर रहा था एक रियल स्टेट ऑफ मेडिटेशन में ले जाने के लिए। जो चांस रहता है उसको करेक्ट करने का लेजेंडरी वॉइस ऑफ ट्रेजर से, वो उसको दे सकता है पोटेंशियल डाउडी रियल में जाने के लिए। ये बात बहुत ज्यादा हैरानी वाली है। नेचुरली इसकी वजह से सारे लोग जेलस हो जाते हैं, खासतौर पर ज़्यू फेंग और हुनियो, जो कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि ज़ाउन को कोई ऐसा गिफ्ट मिलेगा। उनको जलन होती है, इसलिए हुनियो और ज़्यू फेंग अटैक कर देते हैं जिससे कि ज़ाउन जाग जाए। लेकिन जो वॉइस ऑफ ट्री रहता है वो टेरिफाइंग पावर से उन दोनों को फेंक देता है पीछे की तरफ, वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग शॉक रह गए थे। इससे पता लगता है कि जो ट्री रहता है वो खुद ज़ाउन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ तक कि हुनियो और जो ज़्यू फेंग रहते हैं जो कि उससे नफरत करते हैं ज़ाउन से, लेकिन वो भी सिर्फ बस देख भर सकते थे क्योंकि यहाँ पर ट्री से कोई भी फाइट कर सकता है। एटमोस्फेयर टेंस होता जाता है। ज़ूनो का जो ग्रुप रहता है रेडी था ज़ाउन को डिफेंड करने के लिए। जिस टाइम पे गू कुंग यांग जो रहता है काम करता है सारी चीज़ों को इस कैओटिक बैटल को रोकने के लिए। सारे लोगों को डिस्कवर करते हैं कि स्पेस है वो सील्ड है और कोई भी समन नहीं कर सकता है हेल्प को, ये यहाँ से भागने की सोच सकता है। कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए वो सोचते हैं ज़ाउन को वेट करेंगे जागने के लिए। अभी काफी महीनों तक ज़ाउन जो रहता है मोशनलेस रहता है ट्री के अंदर, एक जैसे कि मान के चलो एक सील्ड फिगर हो। यहाँ तक कि उसके जो साथी थे वो भी उसके बारे में चिंता करे बिना रह नहीं पा रहे थे। उसी दौरान जो एनर्जी रहती है उस प्लेस में पूरी लाइफ फोर्स से बढ़ जाती है और वो सबकी हेल्प कर रही थी इंजरीज को हील करने में, स्ट्रॉन्ग होने में। इसलिए वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना, ज़ूनो का जो ग्रुप रहता है वो हुनियो के फैक्शन के ऊपर पूरी नजर गड़ाए हुए था। फॉर्चुनेटली ट्री की ऐसी चीज देखने के बाद हुनियो और ज़्यू फेंग कोई भी और मूव नहीं करते हैं। बीतता जाता है और अब लोगों से सबर नहीं हो रहा था। वो बस देख रहे थे कि ज़ाउन जल्दी से उठे और यहाँ पर कुछ ना कुछ हो। लेकिन 1 महीना बीत जाता है और फाइनली ज़ाउन अपनी आंखों को खोलता है और इस चीज को देखकर सब लोग हैरान रह गए थे क्योंकि ज़ाउन अब पहुंच चुका है बहुत खतरनाक वाली चीज पर। और आज की वीडियो का तीसरा पार्ट है जहाँ पर कि ज़ाउन 9 चेन पीक पर पहुंच चुका है। अब देखते हैं सबको रिएक्शन क्या होता है इस चीज को देखकर और ज़ाउन को कैसा लगता है। जो जिंदगी से भरी हुई स्पेस थी वो ट्रैम्बल होती है जिस टाइम पर ज़ाउन अपनी आंखों को खोलता है ट्री के अंदर। उसकी जो आंखें रहती है उनको
अजीब थी और पुरानी सी हो गई, जैसे कि मान के चलो वो बहुत टाइम तक जिंदा रह चुका हो। इसकी वजह से हुनियो ज़्यू फेंग को अजीब सा लगता है। उनको लगता है जैसे मान के लो उनकी जो सोल्स हैं वो उसकी आंखों के आगे एक्सपोज हो गई हैं। एक मोमेंट के लिए तो उसकी जो वॉइस रहती है उसके अंदर टोन थी एक एंशिएंट मैन की, लेकिन फिर वो जल्दी ही वापस आ जाता है अपने सेल्फ में। ज़ाउन उसके बाद स्टेप करता है उस ट्री से बाहर और स्माइल करता है ज़ूनो की तरफ देखकर और कहता है कि चिंता नहीं करो, मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सिर्फ एक महीना भर ही बीता है बाहर की दुनिया में, लेकिन वो 100 रीइंकार्नेशंस को जी चुका है। इसका मतलब ये है कि करीब वो 10,000 साल जी चुका है उस ट्री के अंदर। उसने काउंटलेस लाइफ्स और डेथ्स को करा है एक्सपीरियंस, और उस टाइम में उसने अपनी डाकू को पीक तक किया है रिफाइन। हालांकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ 9th चेंज पीक पर था दोजोन की, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन रहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी किसी भी कल्टिवेटर के कंपैरिजन में। सब लोग शॉक हो गए थे उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर, यहाँ तक कि गुकुंग वांग भी ज़ाउन के ऑरा को सेंस नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है कि क्या जो ज़ाउन है वो हाफ सेट बन चुका है। हालांकि जो ज़ाउन रहता है वो उस चीज के लिए मना कर देता है। हुनियो और जो ज़्यू फेंग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ज़ाउन जो रहता है उसमें से एक डेंजर निकला था जिसको कि वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। अंदर ही अंदर ज़ाउन को कोई भी डर नहीं लग रहा था उन लोगों से। वो कॉन्फिडेंट था कि वो उनको आराम से क्रश कर सकता है। उसी दौरान जो वॉइस ऑफ द एंशिएंट ट्री रहता है उसमें से करीब 20 वॉइस ऑफ द सीड्स निकलती हैं जो कि रेयर ट्रेजर्स थे, जो कि सबको डेस्परेटली चाहिए थे। जो क्राउड रहता है उसकी तरफ रश करता है, लेकिन जो ज़ाउन रहता है अपने एक हैंड को हिलाता है और सारी जो सीड्स रहती है उसके हाथों में आ जाती है। कामली वो थैंक करता है ट्री को और जनरसी शेयर कर देता है कुछ सीड्स को ज़ूनर के साथ में, कुछ को काइलिन के साथ में, कुछ को गुकुंग वांग के साथ में और कुछ जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके भी साथ में। और उसकी वजह से वो सिर्फ उसको थैंक्स भर कह सकते थे और कहते हैं कि हम लोग तुम्हें सपोर्ट जरूर करेंगे फ्यूचर में जाकर। इसकी वजह से हुनियो और जो ज़्यू फेंग रहते हैं उनकी जलन रातवें आसमान में पहुंच जाती है। उस ज़ाउन को देखते हैं कि कैसे वो सीड्स को ले रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जैसे वो चाहे वैसे। फाइनली ज़्यू फेंग उठता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, वो शाउट करता है गुस्से में। उसका किलिंग इंटेंट पूरे हवा को भर देता है और यहाँ पर वो आने वाला था ज़ाउन को मारने के लिए। और अब हम लोग देखते हैं 4th पार्ट इस वीडियो का, जिसमें कि ज़ाउन वर्सेस ज़्यू फेंग प्लस हुनियो होने वाली है। ज़्यू फेंग आगे की तरफ बढ़ता है, ज़ाउन लेकिन उसके ऊपर हंसता है। वो कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सीड्स को लेना चाहते हो फोर्स से, राइट? ज़्यू फेंग अपने टर्न करता है अटेंशन हुनियो की तरफ और वो उम्मीद कर रहा था कि उसको सपोर्ट करेगा। हुनियो भी कोल्डली डिमांड करता है ज़ाउन से कि जल्दी से 8 सीड्स दे दो हुन क्लैन को और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को, लेकिन ज़ाउन उसको रिफ्यूज कर देता है। एटमॉस्फेयर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हुनियो ऑर्डर करते हैं एक अटैक को। उसका जो क्लैन रहता है साथ में मिल जाता है हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के ज़ाउन के ग्रुप को वो सराउंड कर लेता है। ज़ूनो, गुकुंग वांग और जो बाकी थे वो रेडी थे फाइट करने के लिए। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जिनको ऑलरेडी वो सीट्स मिल चुकी थी ज़ाउन से, वो इस बैटल के बाहर रहते हैं। हुनियो डिसाइड करता है कि वो फाइट करेगा ज़ाउन से डायरेक्टली। अब जैसे ही जो ज़्यू फेंग रहते हैं बाकी लोग जो रहते हैं वो ज़ूनो के ग्रुप के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाते हैं। हुनियो टॉन्ट करता है ज़ाउन से कि तुम्हारे पास एंशिएंट टूशी गॉड जेड है, लेकिन ज़ाउन भी उसकी हंसी उड़ाकर उसको वापस जवाब देता है। हुनियो ट्राई करता है कि स्नीक अटैक करने के लिए, लेकिन जो ज़ाउन रहता है आसानी उसमें से देख लेता है, उसको फोर्स करता है एक सिंगल पंच के साथ में पीछे। उसी मूवमेंट पर ज़ाउन रिलीज करता है ऑरा को, जो कि दिखा रहा था कि वो 9th चेंज ताओजुन बन चुका है। सब लोग शॉक रह गए थे क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है 1 महीने कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पहुंच चुकी थी। हुनियो का जो चेहरा रहता है पूरा काला पड़ जाता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानने वाला था। वो अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करता है और उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है करीब ज़ाउन के लेवल पर पहुंच जाती है। उसके बाद हुनियो अनलीश करता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को, जो कि था सोल डिस्ट्रक्शन पाम, जिसमें डार्क और टेरिफाइंग डार्क की भरी हुई थी। लेकिन ज़ाउन कामली आगे की तरफ आता है, फ्लेम उसके हाथों में से निकल रही थी। कैजुअली वो उसको अपने हाथ से बस मार भर देता है और जो हुनियो का पावरफुल अटैक रहता है वहीं के वहीं एक ही पल में शैटर हो जाता है। इससे पता लग रहा था कि ज़ाउन ने पहले ही हुनियो और ज़्यू फेंग दोनों को पीछे छोड़ दिया है। तो ये थे आज की वीडियो। अगली वाली वीडियो के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।